नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आपने नई शिक्षा नीति के बारे में सुना और पढ़ा होगा। इस शिक्षा नीति के तहत कई तरह के नए प्रस्तावों को लाया गया है और भारत की एजुकेशन को या शिक्षा प्रणाली को एक नए सिरे से पुनः रेखांकित करने की बात कही है। इस शिक्षा प्रणाली के तहत एक बात ये भी निकल कर के आई थी कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी अन्य माध्यम से शिक्षा को अर्जित करते हैं, उन्हें भी एक क्रेडिट पद्धति से जोड़कर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए। ऐसी एक खबर हाल ही में सुनने को मिल रही है, जहां पर सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रमों के अंतर्गत इस क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं। आज के इस डिस्कशन में इन प्रस्तावों के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो सीबीएसई या भारत के संदर्भ में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो प्रस्तावित करती है और इसका क्या उद्देश्य है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे जो हमने स्क्रीन पर कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए होंगे। टॉपिक है कक्षा 10 और 12 के लिए सीबीएसई का प्रस्तावित क्रेडिट सिस्टम। हालांकि यह कक्षा 9, 10, 11, 12 की बात करता है, लेकिन प्रमुख रूप से कक्षा 10 और 12 की चर्चा इसमें की गई है। खबर है मोर सब्जेक्ट्स क्रेडिट सिस्टम, व्हाट चेंजेस सीबीएसई has proposed for class 10 and 12 and why। सबसे बड़ी बात है क्यों किया है और कौन कौन से वो अधिक विषय होंगे, क्या होगा क्रेडिट सिस्टम। तो जो लोग सीबीएसई से तैयारी कर चुके हैं, जो लोग सीबीएसई के पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था सीबीएसई की ग्रेड सिस्टम पर आधारित है। तो अभी के समय A1, A2 से लेकर D और E तक ग्रेड दिया जाता है। इसी व्यवस्था के पैरेलल एक और व्यवस्था को शुरू करने की बात है कि क्रेडिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी ने जो भी आपको कोर्सेज दिए हैं या फिर जो ऑफर्स किए जाते हैं, उनको आप बाकी संस्थानों से किस तरह से तुलना करेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कई सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हैं और इसके बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 फरवरी से। इसके अलावा लक्ष्य बैच जो कि 2025 की तैयारी आपको और आसान करने में मदद करेगा, 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मल्टीपल ऑप्शनल विषयों को चुनने का मौका है। आप कोई भी विषय इसमें से लेकर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू की गई है 4 फरवरी से, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको अपने लिए उपयोगी पाठ्यक्रम लगता है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं कि सीबीएसई ने कौन सा पाठ्यक्रम तय किया है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं या इस तरीके से इसको वर्णित किया जाता है, इसने 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके द्वारा अनुशंसित क्रेडिटाइजेशन को लागू करने के लिए कुछ प्रस्ताव जारी किए हैं, ठीक है। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना है। तो वो विद्यार्थी या वो परीक्षार्थी जो क्लास 9 से 12th तक के अंतर्गत परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं या किसी अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे देश में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, क्या प्रस्ताव आए हैं, क्या प्रक्रिया और क्या उद्देश्य है, इन चीज़ों को समझते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था के बदलाव को जानना जरूरी है। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो बदलाव आएंगे वो हमारे देश की आने वाले भविष्य की जो तस्वीर है उसको भी निर्धारित करेंगे। ऐसे में सवाल आपसे पूछा जाना लाजमी होगा कि ये तस्वीर किस तरह से बदल रही है, कितने लाभकारी होंगे और प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी। तो सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों अधिक विषयों, विशेष रूप से अधिक मूल भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर सके, ऐसा सीबीएसई का कहना है। इसके अलावा आप देखेंगे यह योजना पिछले साल के अंत में सीबीएसई से संबद्ध जो भी संस्थान है उसके सभी प्रमुखों को भेजी गई थी और समीक्षा करने के लिए उन्हें समय दिया था 5 दिसंबर 2023 तक का, ताकि वो लोग अपनी अपनी टिप्पणियां, अपनी अपनी राय सीबीएसई को भेज सके कि इस नीति के तहत उनका क्या प्रस्ताव है या कुछ सुझाव जो वो देना चाहते थे। तो क्रेडिट प्रणाली जिसकी बात यहाँ की जा रही है वो आखिरकार है क्या, इसके अलावा सीबीएसई इसको क्यों शुरू करना चाहता है। तो देखिए, क्रेडिटाइजेशन जो व्यवस्था शुरू की जा रही है उसका उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना है।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो किसी अन्य तरीके से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हों। तो हो सकता है आने वाले समय में जब वो अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो या उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनकी शिक्षा प्रणाली, है ना, या फिर एक सामान्य शिक्षा से जुड़ा हुआ बच्चा कैसे आपस में एकीकृत होगा, इसको जोड़ने के लिए इस व्यवस्था को बनाया जा रहा है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई थी, उसमें इस बात को प्रस्तावित किया गया था। तो दो शिक्षा प्रणालियों के बीच गतिशीलता को सुनिश्चित करना है कि कैसे हम एक सामान्य शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है और एक व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और उसके बीच में जो एक बड़ा गैप, बड़ी खाई दिखाई देती है, आपस में दोनों का अभी तक कोई मेल नहीं था। जैसे आप देखते थे कि अभी तक अगर कोई बच्चा गणित का पाठ्यक्रम लेना चाहता है तो गणित के बाद वो विज्ञान के विषयों में जीव विज्ञान नहीं ले पाता था, है ना। इस तरह से कई सारे स्टेट में ऐसी व्यवस्था चलती थी। आज के समय इस व्यवस्था को पैरेलल बनाया जा रहा है ताकि ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं। तो क्या करेंगे, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क लेकर के आ रहा है, जिसको कह रहे हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एनसीआरएफ। तो ये क्या करेंगे, स्कूलों और उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण और कौशल विकास के एकीकरण के लिए एक एकीकृत ढांचा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे उच्च शिक्षा में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कौशल विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ेगा। तो कक्षा 9 के किसी छात्र को कक्षा 10 में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या करेगा वो, तो उसे एक निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होगी। तो अगर ग्रेड सिस्टम तो अलग है, अब इसको आगे लास्ट में समझ लेंगे कि वो अभी के समय कैसे काम करेगा। तो अगर कोई बच्चा क्लास 9 में है, वो क्लास 10 में जाना चाहता है, तो अगर वो कुछ क्रेडिट अर्जित कर ले, है ना, तो वो कक्षा 10 के लिए पास हो सकता है। लेकिन उस क्रेडिट को अर्जित करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उसे क्रेडिट मिलेगा, वो क्रेडिट जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा, ये देखना है। तो छात्र किसी विश्वविद्यालय में अगर स्नातक में बाद में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट अर्जित करना होगा। वही बात है कि आप कुछ पैसे कमा लो, अपने वॉलेट में डाल लो, फिर आपको जहां पर एडमिशन लेना है आप वहां चले जाएं, उस पैसे को खर्च कर दें। तो अब वो पैसा यहाँ पर एक तरह से क्रेडिट के माध्यम में है, कुछ अंकों के माध्यम में है, जो डिजिटल फॉर्म में आपके पास एकत्र होगा। जैसे आप देखते हैं कि आपके वॉलेट में अगर आपके किसी मित्र ने 100 रुपये भेजे हैं, तो आपके वॉलेट में वो क्रेडिट हो गए, है ना, किसी भी एक वॉलेट, पेटीएम या किसी अन्य। हालांकि आज के समय तो पेटीएम काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी और वॉलेट, फ़ोन पे वगैरह का देख सकते हो, उसमें आपके पास पैसे आ गए, यानी क्रेडिट हो गए। अब आप उसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही क्रेडिट होगा जो आपको किसी अगली क्लास में पहुंचने के लिए उपयोग करना होगा। तो जो क्रेडिट होगा उसको एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट में एक डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। जैसे आप डिजी लॉकर देखते हो, है ना, डिजी लॉकर आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। उसमें आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट वगैरह मौजूद रहती है और वो आधार कार्ड से लिंक्ड रहता है। अगर आप आधार नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी उसमें दर्ज करते हैं, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित, उनकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह जो क्रेडिट है वो भी एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल फॉर्म में रखा होगा। तो आप क्या करोगे, एक लिंक किए गए डिजी लॉकर से उसको कनेक्ट करते हुए फिर आप उस तक पहुंच जाओगे। तो जो भी संबद्ध स्कूल हैं, है ना, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उसमें इनको लागू करने के लिए सीबीएसई ने 2022 में एक उप समिति का गठन किया था, ताकि एक उप समिति ये सिफारिशें दे सके कि कैसे सीबीएसई के अंतर्गत जो जुड़े हुए स्कूल हैं उसमें इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो इस समिति ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, कुछ सिफारिशें दी हैं। वो सिफारिशें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और उनको देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इस उप समिति प्रस्ताव में क्या कहा गया है, तो वर्तमान में आप देखेंगे तो मानक स्कूल पाठ्यक्रम में औपचारिक क्रेडिट प्रणाली नहीं है, यानी आज के समय अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप क्रेडिट सिस्टम को नहीं देखते, क्योंकि अभी तक आपने सुना भी नहीं था। अगर ये होता तो हम सभी इसका इस्तेमाल देख चुके होते, लेकिन अब ये प्रक्रिया यहाँ पर एनरोल की जानी है। तो इसके लिए सीबीएसई की योजना है कि एक शैक्षणिक वर्ष में लगभग 1200 अनुमानित शिक्षण घंटे होंगे, है ना, यानी आपका अगर एक शैक्षणिक वर्ष है तो वो 1200 घंटों का बना होगा, शिक्षण घंटों का। और इसमें क्या होगा, जब आप 1200 घंटों की प्राप्ति कर लेंगे, है ना, तो ये 40 क्रेडिट अंकों में बदल जाएगा। अब इसमें प्रत्येक विषय को एक निश्चित संख्या में घंटे आवंटित किए जाएंगे। जैसे आप कोई भी एक विषय लेते हो तो उस विषय को अगर आपने पूरा कर लिया, उतने घंटे कर लिए, तो एक खास तरह का क्रेडिट स्कोर आपको मिल गया। मान लीजिए एक विषय है गणित, ठीक, तो गणित को हो सकता है यहाँ पर 2 क्रेडिट स्कोर मिलना हो, कितने घंटों के लिए, 100 घंटों के लिए।
और आपने 100 घंटे कर लिए तो यहाँ पर 2 क्रेडिट स्कोर या 5 क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए क्रेडिट स्कोर उनके निर्धारित घंटों के हिसाब से इन्होंने डिजाइन कर दिया है। इसके बाद देखेंगे कि एक वर्ष में एक छात्र पास घोषित होने के लिए कुल 1200 सीखने के घंटे अपने इस्तेमाल कर सके, तो घंटों में स्कूल में शैक्षणिक शिक्षा और स्कूल के बाहर जो गैर शैक्षणिक शिक्षा या अनुभवात्मक शिक्षा होगी वो भी शामिल हो जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ रहा है, अपना सामान्य विषय पढ़ रहा है जिसमें उसको ग्रेड प्राप्त होते हैं, वहीं एक दूसरा बच्चा है जो स्कूल से बाहर जाकर के कुछ अन्य कार्यों में लगा हुआ है, कोई कौशल सीख रहा है, कोई हुनर सीख रहा है, कोई कौशल सीख रहा है, कोई हुनर सीख रहा है, तो वहां पर उसकी जो अनुभवात्मक शिक्षा होगी वो भी इसको क्रेडिट देगी। अभी सरकार ने यही कहा था, केंद्र सरकार ने, कि ऐसे लोग जो किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से सीखते हैं, जो कहीं जाकर हुनर प्राप्त करते हैं, जो स्किल्ड है ना, उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी कक्षा 10 में 12वीं में जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी वो किसी क्राफ्ट्समैन या किसी अन्य स्किल के अंतर्गत है ना ट्रेंड हो सकते हैं, तो उनकी उस स्किल को मान्यता देंगे हम, ताकि वो उसके बाद ग्रेजुएशन में एनरोल हो सके। कुछ वैसी ही व्यवस्था आपको अब सीबीएसई के माध्यम से लागू होती हुई या प्रस्तावित की गई दिखाई देती है। इसे कार्यान्वित करने के लिए समिति ने मौजूदा विषयों की सूची में एक बहुविषयक, यानी जिसमें कई सारे विषय होंगे, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। क्या कहते हैं ये? कहते हैं अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 10 विषय है ना, 3 भाषाएं और 7 मुख्य विषय पूरे करने होंगे। यानी टोटल है 10, जिसमें से 3 भाषाएं हैं, ठीक, और 7 हैं अन्य विषय या मुख्य विषय। क्या होंगे? तो वर्तमान में आप देखेंगे इन ग्रेडों में छात्रों को 5 विषय लेने होते हैं, अभी के लिए 5 विषय। अगर इस प्रक्रिया से आएंगे तो क्या होगा, 10 विषय होंगे जिसमें 3 भाषाएं होंगी और 7 मुख्य विषय होंगे। अभी की प्रक्रिया में 5 है जिसमें 3 मुख्य विषय होते हैं और 2 भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो 3 अनिवार्य भाषाओं में से कम 2 भारतीय होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 अनिवार्य भाषाओं की जो बात की है, इसमें से 2 भारतीय हो सकती हैं। तो अगर आप इसका एक एग्जाम्पल समझे तो हो सकता है कोई छात्र हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का कोई क्रम चुन ले, है ना, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का कोई एक संयोजन चुन सकता है, जिसके अंतर्गत वो पढ़ाई कर सकता है और सीख सकता है। इसके अलावा कक्षा 11 और 12 के लिए 6 विषयों का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से? जिसमें 2 भाषाएं हैं और 4 विषय हैं, और एक वैकल्पिक विषय होगा 5वां, ठीक है। तो दोनों भाषाओं में जो 2 भाषाएं कम से कम 1 भारतीय होनी चाहिए। और वर्तमान प्रणाली को अगर आप देखेंगे तो 5 विषयों को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें 1 भाषा होती है और 4 आपके ऐच्छिक विषय होते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा अब जो प्रस्तावित प्रणाली है, प्रणाली एक प्रस्तावित कर दी गई, उसके तहत परीक्षाएं कैसे आयोजित होंगी, ये एक अगला सवाल है और अहम सवाल है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा आप। तो जो अर्जित क्रेडिट है, जैसे अभी हमने पीछे समझा कि किसी अन्य चीज को सीखेगा उसमें क्रेडिट स्कोर प्राप्त करेगा और अपने वॉलेट में रख लेगा। तो जो अर्जित क्रेडिट है छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों से अलग होगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर किसी स्कूल में स्कूल की दी हुई परीक्षा में अंक प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्रेडिट के साथ जुड़ गए हैं या मर्ज हो गए, नहीं, ये आपका क्रेडिट स्कोर अलग से आपको दिखाई पड़ेगा। तो कक्षा 10 के छात्रों के लिए सीबीएसई 3 भाषाओं, गणित और कंप्यूटेशनल सोच, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के लिए बाहरी परीक्षा भी आयोजित करेगा। इसके अलावा कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा आंतरिक और बोर्ड परीक्षा का मिश्रण होगी, ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। अब ये भी एक बात इन्होंने कह दी है। तो 12वीं कक्षा में सभी विषयों को 4 समूहों में वर्गीकृत कर देंगे। 12वीं कक्षा के लिए 4 समूहों में वर्गीकरण करेंगे। जैसे आप देखोगे भाषा समूह है, समूह 1 है ना, तो समूह 1 है भाषाओं का समूह जिसमें से आपको विषय लेने हैं। समूह 2 है कला शिक्षा, जैसे नृत्य, संगीत और मूर्तिकला, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इसी तरह समूह 3 में सामाजिक विज्ञान विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र होंगे। कुछ अंतः विषय होंगे जैसे पर्यावरण शिक्षा और वाणिज्य। इसी तरह चौथा समूह है जिसमें गणित और कंप्यूटेशनल सोच और विज्ञान के विषयों को जोड़ा जाएगा।
अब कक्षा 12 के छात्रों को समूह 1 से कम 2 भाषाएं चुननी होंगी। बाकी समूहों से कम 2 से 4 मुख्य विषय यानी वैकल्पिक और 5वें विषय के साथ चुनने होंगे। अब वो कितना अच्छा किया, उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आप इन 4 ग्रुपों में से कोई भी सब्जेक्ट्स को चुन सकते हो। अब आपके लिए जो एक बंधन वाली बात थी कि आपको इसके साथ इसका संयोजन ही लेना पड़ेगा, ऐसा संयोजन अब नहीं है। क्या कह दिया, शेष समूहों में से कम 2 से 4 मुख्य विषय भी आप चुन लो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। तो दोनों भाषाओं और समूह 3 और 4 विषयों के लिए एक बाहरी परीक्षा कराई जाएगी। यदि कोई छात्र समूह 2 से किसी विषय का अध्ययन करना चुनता है तो उसका मूल्यांकन आंतरिक और बोर्ड परीक्षाओं के मिश्रण के आधार पर होगा। यानी इन्होंने ये कहा है कि कुछ विषय ऐसे होंगे जो बोर्ड की परीक्षा के अधीन होंगे और कुछ विषय ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा बाहरी स्तर पर करा दी जाएगी। अब एक सवाल जो अंतिम इस विषय में रह गया है कि जो वर्तमान ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मौजूदा ग्रेडिंग व्यवस्था है, उसका क्या होगा, क्या वो खत्म करने जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। आप देखिए सभी सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में छात्रों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्तमान समय में ग्रेड मिलता है। ग्रेड आप लोगों ने भी प्राप्त किए होंगे, ग्रेड A1 A2 है ना, इसी तरह DE तक ग्रेड मिल जाता है। तो ग्रेड देने के लिए बोर्ड सभी छात्रों को एक रैंक क्रम में अभी भी रखेगा और जो वर्तमान क्रेडिट प्रणाली है जिसकी अनुशंसा की गई है वो इस ग्रेडिंग सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। वो एक अलग से सिस्टम बनाने की बात कर रही है ताकि उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले जो अन्यथा किसी अन्य कौशल या हुनर से जुड़ करके आगे की अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या जो किसी अन्य विषयों के संयोजन को एक साथ लेकर के सीखना चाहते हैं। अब देखिए एक सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया से बन सकता है। सवाल क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्रेडिट सिस्टम पर चर्चा कीजिए। तो आपको पहले ये बताना है कि क्रेडिट सिस्टम क्या है और नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह से इसको प्रस्तावित किया गया है। 250 शब्दों में कोशिश कीजिए कि आप इसका उत्तर लिख पाएँ, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे स्पेशल क्लास में आकर के मिल सकते हैं और स्पेशल क्लास बिल्कुल मुफ्त होती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के अंतर्गत या वेबसाइट के माध्यम से आप पहुंच जाएंगे। तो अगर इस सवाल में कोई भी चुनौती आपको लगे आप बेझिझक मुझसे जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।